हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान ने किया भारत के साथ समझौते का उल्लंघन। जी हां, वाजपेयी को याद कर नवाज शरीफ ने कबूला सच। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी आकाओं के खिलाफ मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। साथ ही क्या पर्सनल लॉ के जरिए तालिबानी शासन लाना चाहती है समाजवादी पार्टी। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे कैसे 1 जून को वोट देने के बाद अधिकारी व कर्मियों को क्या करना होगा। साथ ही 1 जून को क्या करेंगे बनारस के मुसलमान शहर के सबसे बड़े मुफ्ती ने दिया है जवाब। सारी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा हमेशा की तरह। और सामने लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए जब तक नहीं लाइक किया है तो। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां नवाज शरीफ ने स्वीकारी गलती, कहा हमने भारत के पूर्व पीएम अटल जी के साथ किए गए समझौते का किया उल्लंघन। जी हाँ, पाकिस्तान ने किया भारत के साथ समझौते का उल्लंघन, खुद नवाज शरीफ ने कबूला सच। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने पाकिस्तान की धोखेबाजी को स्वीकार करते हुए कहा कि उनके देश ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन किया था। नवाज शरीफ का इशारा 1999 में हुए कारगिल युद्ध की ओर था, जब सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 1999 में उनके और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हस्ताक्षरित भारत के साथ समझौते का उल्लंघन किया था। शरीफ ने अपनी पार्टी PMLN की एक बैठक में कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद वाजपेयी साहब यहां आए और हमारे साथ एक समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया, ये हमारी गलती थी। लाहौर में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये द्विपक्षीय समझौता और शासन संधि थी, जिसमें दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की कि वे 1998 के बाद कोई और परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने अपनी सीमा पर सैनिकों और अन्य सैन्य उपकरणों की तैनाती कम करने पर सहमति जताई थी। फिर भी कुछ महीनों बाद जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी घुसपैठ के कारण कारगिल युद्ध हुआ। जी हाँ, और यही वो बात है जिसको अब शहबाज शरीफ कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने भारत के साथ समझौते का उल्लंघन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, खुद ये बात कबूली है। इस पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकी आकाओं के खिलाफ भारत का बहुत बड़ा एक्शन। 2 हैंडलर्स की प्रॉपर्टी हुई जब्त। जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थानीय 2 आतंकवादी आकाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनकी अचल संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है। दोनों आतंकवादी आका पाकिस्तान में रहकर आतंकी गतिविधियों का अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने बताया कि दोनों हैंडलर फिलहाल पाकिस्तान में ही है। पड़ोसी देश से ही वे कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूह और आतंकी मॉड्यूल को ऑपरेट करते हैं। इस तरह पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को बड़ा झटका लगा है। जी हां, पुलिस अधिकारी ने बताया कि उप न्यायाधीश उरी से कुर्की का आदेश मिला था। इसके बाद पाकिस्तान स्थित दोनों आतंकवादी आकाओं की 3 कनाल और 19 मरला की लाखों रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में ये फैसला बिल्कुल सटीक और जबरदस्त लिया गया है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ बता दें, नेपाल ने मनाया 17वां गणतंत्र दिवस। पीएम प्रचंड ने कहा यह सिर्फ राजनीतिक प्रणाली नहीं बल्कि जीवन शैली भी है। जी हां, नेपाल ने मंगलवार को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस मौके पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रणाली ने देश में पूर्ण राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि गणतंत्र प्रणाली सिर्फ राजनीतिक प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी है। नेपाल की संसद ने 17 वर्ष पहले 2008 में पीपुल्स मूवमेंट द्वितीय के सफल समापन के बाद एक ऐतिहासिक घोषणा के जरिए 240 साल पुराने राजशाही तंत्र को समाप्त कर दिया था। नेपाल को 28 मई 2008 को एक संघीय गणराज्य लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया था। तो वहीं विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ 15 मंगलवार को नेपाल 3 दिनों तक जारी रहने वाले उत्सव के साथ 17वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो वहीं बता दें, पर्सनल लॉ के जरिए तालिबानी शासन लाना चाहती है सपा। समाजवादी पार्टी सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तीखा हमला। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मिर्जापुर पहुंचे। यहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी अपना दल की अनुप्रिया पटेल के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ के जरिए समाजवादी पार्टी तालिबानी शासन लाना चाहती है। केंद्र में कांग्रेस और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अयोध्या में प्रभु श्री राम कभी नहीं विराजते। देश और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए केंद्र में एनडीए की सरकार फिर से जरूरी है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए ये लोग SC, ST और
ओबीसी के हक पर डाका डालते हुए संविधान बदलना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी तो पर्सनल लॉ के जरिए तालिबानी शासन लाना चाहती है, जिसका मतलब है कि आपकी बहू और बेटियां घरों में कैद हो जाएंगी, बिना मुंह ढके बाहर निकल नहीं पाएंगी, बेटियों का स्कूल और कॉलेज जाना बंद हो जाएगा। कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पाकिस्तान के मुंह में फंसे हैं, जिसे पाकिस्तान से मुंह है तो वो वहां चला जाए, यानी पाकिस्तान चला जाए। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों योगी जी के बयान पर कि काहे भारत पर बोझ बने हुए हो, जाओ पाकिस्तान? ये बात उन्होंने पटना में भी कही थी। इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं आपको बता दे, पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का आया ट्वीट, फिर विदेश मंत्रालय ने मुश्किल में फंसे इस देश की मदद के लिए खोल दिया खजाना। दरअसल पापुआ न्यू गिनी में शनिवार को आए लैंडस्लाइड में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर हुई तबाही के बाद पापुआ न्यू गिनी की मदद करने के लिए भारत आगे आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल यानी मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करके इस हादसे पर दुख जताया और पापुआ न्यू गिनी के लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की। थोड़ी ही देर बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने पापुआ न्यू गिनी के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या ट्वीट किया वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के कारण हुई जानमाल की हानि और क्षति से गहरा दुख हुआ है। प्रभावित परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा हूं। इस दुख की घड़ी में भारत हर संभव समर्थन और सहायता देने के लिए तैयार है। जी हाँ, तो इसी बीच भारत सरकार ने आधिकारिक बयान में कहा कि पापुआ न्यू गिनी के लिए सरकार ने $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत देने का फैसला किया है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, चीन की शरण में फिर पहुंचा कंगाल पाकिस्तान। BRI के प्रोजेक्ट पर कड़ी निगाह, शहबाज शरीफ खुद जाएंगे चाइना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए चीन से मदद की उम्मीद लगाई है। पाकिस्तान में इसी साल आई शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले सरकार का लक्ष्य देश की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना है। BRI में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी है। ये करीब $50 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ये 3000 किलोमीटर की नेटवर्क परियोजना है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के ग्वादर और कराची बंदरगाहों को चीन के झिंजियांग क्षेत्र को जोड़ना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 2013 में BRI पर हस्ताक्षर किए थे। अब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ चीन के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट में ARY के हवाले से बताया गया है कि शहबाज शरीफ के 4 से 7 जून तक चीन की आधिकारिक यात्रा करने की उम्मीद है। अपनी 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान शरीफ चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बैठकें करेंगे। इस दौरान खास तौर से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के दूसरे चरण से संबंधित मामलों पर चर्चा होगी। तो वहीं आपको बता दें, हिंदुओं के खिलाफ खतरनाक साबित हो रहा बाइडेन का कार्यकाल, हेट क्राइम में भारी उछाल, USA ने क्यों साधी चुप्पी? बता दें, अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ घृणा अपराध में बेतहाशा इजाफा हुआ है और कथित धार्मिक आधार पर हिंसा को लेकर भारत को ज्ञान देने वाले जो बाइडेन ने चुप्पी साध रखी है। कैलिफोर्निया सिविल राइट्स डिपार्टमेंट ने जो लेटेस्ट आंकड़े जारी किए उनमें कहा गया है कि कैलिफोर्निया में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक अपराधों में भारी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राज्य में हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी भावनाओं से प्रेरित घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा यहूदी विरोधी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद सबसे ज्यादा हिंदुओं को निशाना बनाया है और इस्लामोफोबिया से जुड़े मामले काफी कम है। CRD के आंकड़ों से पता चलता है कि यहूदी विरोधी 36%, हिंदू विरोधी 23% और मुस्लिम विरोधी 14.6% हेट क्राइम के मामले दर्ज किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, चीनी धमकियों से डरा थाईलैंड रद्द नहीं करेगा पनडुब्बी समझौता, जर्मन इंजन को भी भूला। जी हाँ, थाईलैंड चीन के साथ पनडुब्बी डील को रद्द करने से पीछे हट गया है। 2023 में थाईलैंड की कैबिनेट ने इस डील को रद्द करने का फैसला किया था। इस पर चीन ने थाईलैंड को कानूनी प्रक्रिया का सामना करने और पहले से दी गई एडवांस भुगतान को भूल जाने की धमकी दी थी। इसके बाद थाईलैंड अब सैन्य प्रतिनिधियों और जहाज निर्माताओं के साथ बातचीत के बाद चीनी इंजन के साथ आगे बढ़ने पर सहमत है। ये फैसला थाईलैंड के साथ चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों और वास्तव में संभावित रूप से अधिक चीनी निर्मित पनडुब्बियों का संकेत देता है। थाईलैंड को डर था कि अगर वो डील को एक तरफा तरीके से रद्द करता है तो उसे चीन के साथ संभावित कानूनी विवाद का सामना करना पड़ता है। तो वहीं बता दे, सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय शांति सैनिकों को मिलेगा डैग हैमर्स इस्कजोल्ड पदक। कांगो में गवाई थी इन्होंने जान। जी अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में पदस्थ भारतीय सैनिक के सर्वोच्च बलिदान को संयुक्त राष्ट्र सम्मानित करेगा। 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र नायक धनंजय कुमार को डैग हैमर इस्कजोल्ड पदक से सम्मानित करेगा। कुमार उन 7
60 से अधिक सुरक्षा बलों में शामिल है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के ध्वज तले विदेशी जमीन में सर्वोच्च बलिदान दिया। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति में कहा गया कि 30 मई को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में औपचारिक समारोह के दौरान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 1948 के बाद से अपनी जान गंवाने वाले सभी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के सम्मान में शांति रक्षक स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जी हाँ, साथ ही भारतीय मेजर राधिका सेन को भी यूनाइटेड नेशन महासचिव ने सच्चा नेता और आदर्श बताया। उनको पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। जी हाँ, कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा दे चुकी भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, रईसी के दफन होते ही बढ़ गई ईरान की ताकत, सामने आई सीक्रेट रिपोर्ट। दरअसल ईरान अब कभी भी बना सकता है परमाणु बम, जुटाए सारे सामान। यूएन एजेंसी की सीक्रेट रिपोर्ट से इजराइल में मच गई खलबली। दरअसल यूएन एजेंसी की सीक्रेट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है और अब वो परमाणु हथियार हासिल करने से सिर्फ एक कदम ही दूर है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था की एक गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ईरान ने समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार को हथियार ग्रेड सीमा के करीब तक बढ़ा दिया है, जिसका मतलब है कि वो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु हथियार का बहुत जल्द निर्माण कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस की निगरानी संस्था की रिपोर्ट तब आई है जब ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच 2015 में सस्पेंड किए गए सौदे को फिर से शुरू करने पर बातचीत। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की इस महीने हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु होने के बाद रुक गई है। जी हाँ, इस समझौते के तहत ईरान चाहता है कि वो अपने हथियारों के भंडार पर अंकुश लगाने के बदले अपने विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से राहत चाहता है। तो वहीं गुजरात में पकड़े गए आईएसआईएस आतंकियों के मामले में संदिग्ध हैंडलर की श्रीलंका ने की पहचान। क्या है मामला? दरअसल गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार हुए 4 आतंकवादियों के मामले में श्रीलंका ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका पुलिस ने संदेह जताया है कि ओसमंड गेरार्ड नाम का व्यक्ति ही उन चारों का हैंडलर था। गेरार्ड 46 साल का है और डेमाटा गोड़ा का निवासी है। वो अक्सर अपना रूप बदलता रहता है। जासूसों को संदेह है कि वही उनका इस्तेमाल करता है। जी हाँ, तो वहीं राफा में मचा कत्लेआम, बहुत अंदर तक घुसा इजराइल, किसी की भी नहीं सुन रहे नेतन्याहू। जी हाँ, इजराइल ने गाजा के रफा शहर पर हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 16 फलस्तीनियों की मौत हो गई है। मानवीय कार्यों से जुड़े फलस्तीनी नागरिक सुरक्षा और फलस्तीनी रेड क्रिसेंट ने ये जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि दक्षिणी गाजा नगर में लड़ाई तेज हो गई है। इजराइल और की ओर से मई में हमले की शुरुआत से राफा से 10 लाख लोग भाग गए, जिनमें से ज्यादातर लोग इजराइल और हमास की जंग की वजह से पहले ही विस्थापित हो चुके हैं और वे युद्ध से तबाह इलाकों में शिविरों में शरण ले रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के अन्य सहयोगियों ने रफा में पूर्ण हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन ने कहा है कि ऐसा करना सीमा लांघना होगा और ऐसे हमले के लिए हथियार देने से इनकार कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इजराइल से शुक्रवार को रफा पर हमला रोकने को कहा था, हालांकि उसके पास अपने आदेश को लागू कराने की कोई शक्ति नहीं है। तो वहीं बता दें, स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड ने फलस्तीन को देश के रूप में दे दी मान्यता। इजराइल ने की स्पेनिश पीएम की आलोचना। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच यूरोपीय संघ यानी ईयू के कुछ सदस्य देशों ने मंगलवार को औपचारिक यानी ऑफिशियली रूप से फलस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। जिन देशों ने फलस्तीन को मान्यता दी है उनमें स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड शामिल हैं। यूरोपीय देशों की इस कार्रवाई से इजराइल पर दबाव बढ़ सकता है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने इस कदम को एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है। तो वहीं इजरायली सरकार ने इस फैसले की निंदा की है। इजराइल के विदेश मंत्री एजराइज कोर्ज ने स्पेनिश प्रधानमंत्री की तुलना ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई से कर दी है। उन्होंने कहा कि स्पेनिश सरकार यहूदियों के खिलाफ नरसंहार और युद्ध अपराधों को भड़काने में शामिल हो रही है। तो वहीं तो क्या बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाना चाहता था अमेरिका? शेख हसीना का इनकार, चीन ने की तारीफ। दरअसल चीन ने मंगलवार को बांग्लादेश में दूसरे देश के सैन्य हवाई अड्डे को मंजूरी देने से इनकार करने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रशंसा की। चीन ने कहा कि ये बांग्लादेशी लोगों की मजबूत राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। हसीना ने किसी देश का नाम लिए बिना रविवार को कहा था कि बांग्लादेश में एक दूसरे देश का सैन्य हवाई अड्डा बनाने की अनुमति देने पर उन्हें 7 जनवरी के चुनाव में निर्बाध रूप से दोबारा निर्वाचित कराने में मदद करने की पेशकश की गई थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने पेशकश करने वाले देश के नाम उजागर नहीं किया, लेकिन कहा कि प्रस्ताव एक श्वेत यानी व्हाइट पर्सन की ओर से आया था। माना यह जा रहा है कि यह पेशकश अमेरिका की ओर से की गई होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका और हसीना सरकार में हमेशा से तनातनी बनी रही है और ये बड़ा कारण हो सकता
सकता है कि अमेरिका ने ही ये प्रस्ताव दिया हो। तो वहीं बता दें कनाडा का बहुत बड़ा ऐलान, कहा 5000 गाजा वासियों को वीजा देंगे। जी हाँ, कनाडा ने सोमवार को कहा है कि वो युद्धग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले 5000 गाजा के निवासियों को अस्थायी यानी टेम्परेरी वीजा प्रदान करेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो कनाडा में रह रहे लोगों के रिश्तेदार हैं। कनाडा ने इस निर्णय को गाजा से लोगों को निकालने के लिए प्रारंभिक कदम बताया है। आव्रजन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये आंकड़ा दिसंबर में घोषित गाजा के लिए एक विशेष कार्यक्रम के तहत आवंटित 1000 अस्थायी निवासी वीजा से अधिक है। कनाडा के इस कदम में कई लोगों ने रुचि भी दिखाई थी। तो वहीं 1 जून को वोट देने के बाद अधिकारी व कर्मियों को करना होगा ये काम। मुख्य सचिव का बहुत बड़ा आदेश। जी हाँ, पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को 1 जून को मतदान के बाद मतदान वाली उंगली के साथ सेल्फी लेकर विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करना है। मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को इस बाबत निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय प्रधान से विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। कहा कि सभी को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दें। 1 जून को मतदान के दिन सरकारी कर्मियों व पदाधिकारियों को सवैतनिक अवकाश भी दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें 1 जून को क्या करेंगे बनारस के मुसलमान शहर के सबसे बड़े मुफ्ती ने दिया जवाब। दरअसल मुफ्ती ए बनारस और ज्ञान वापी मस्जिद के मुख्य इमाम मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने 1 जून को वाराणसी में होने वाली वोटिंग से पहले बड़ा बयान दिया। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक फिरका बाबरी ज्ञान वापी मथुरा तो कभी आगरा की बुनियाद पर इलेक्शन की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन होगा। मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा उधर मंदिर मस्जिद की बुनियाद पर वोटिंग तो जाहिर है, रिएक्शन के तौर पर इधर से भी कुछ तो होगा ही। तो वहीं आपको बता दें अग्निवीर योजना ने सेना के जवानों को मजदूर बना दिया। जी हां, राहुल गांधी ने कहा सरकार बनते ही इसको खत्म कर देंगे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए तल्ख टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना सेना की योजना नहीं है, ये योजना मोदी सरकार की योजना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों को मजदूर बना दिया है। उनको पेंशन देने, शहीद का दर्जा देने और कैंटीन देने के बजाय नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं से कहा है कि अगर आप गरीब घर के बेटे हैं और आप सेना में जाते हैं तो आपको ना पेंशन मिलेगी ना कैंटीन मिलेगी। अगर आप शहीद होते हैं तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना को इंडिया गठबंधन की सरकार फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने वाली है। ये सेना की योजना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की योजना है। इससे सेना का, देशभक्तों का और जवानों का अपमान किया जा रहा है, इसीलिए हम इस योजना को रद्द करने जा रहे हैं। ये कहना है राहुल गांधी का, जो अग्निवीर योजना में सैनिकों को मजदूर बताया है। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी क्या राय, आपका क्या जवाब होगा दोस्तों बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें 30 मई को कन्याकुमारी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। विवेकानंद मेमोरियल में 1 जून की शाम तक करेंगे ध्यान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के समापन के बाद कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नेता ने बताया कि मोदी ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान की अवस्था में रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां आध्यात्मिक विभूति विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। जी हाँ, तो वहीं हर किसी को 4 जून का है इंतजार। आखिर लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग क्या बताती है, क्या है इसके मायने। दोस्तों लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होगी, तो वहीं 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इस बार लोकसभा चुनाव के शुरुआती चरणों में कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। चुनावों में कम वोटिंग प्रतिशत सिर्फ चुनाव आयोग के लिए नहीं बल्कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। हालांकि 2024 के चुनाव में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वे 2019 के चुनावों की सीटों से एकदम समान नहीं है, लेकिन इन अंतर के कारण कम वोटिंग प्रतिशत के प्रभावों पर बहस छिड़ गई है। वोटिंग प्रतिशत में अंतर का अलग अलग तरीकों से विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि कम वोटिंग प्रतिशत बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि इससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कि कम वोटिंग प्रतिशत हानिकारक हो सकता है। बीजेपी ने कहा कि उनके मतदाता बूथ पर आ रहे हैं। वास्तव में शीर्ष बीजेपी नेताओं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है, उन्होंने मतदाताओं से अपने वोट डालने की जोरदार अपील की। अगर दोस्तों आपसे हम ये सवाल पूछें कि कम वोटिंग का क्या मतलब है, किसके लिए फायदेमंद है, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं बता दें नवीन बाबू के कांपते हाथ और पांडियन की गुस्ताखी, बीजेपी को ओडिशा में सीएम को घेरने का मिल गया बहुत बड़ा मौका। जी हां, देश में
में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ओडिशा का विधानसभा चुनाव भी सुर्खियों में है। ओडिशा में नवीन पटनायक को हराना बेहद मुश्किल है, लेकिन भाजपा ने भी तय कर लिया है कि नवीन पटनायक को हराकर ही मानेंगे। भाजपा लगातार सीएम पटनायक पर हमलावर है। अब भाजपा को नवीन पटनायक और उनके खास कहे जाने वाले पांडियन ने बड़ा मौका दे दिया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा जब तक पीएम को बेड रेस्ट नहीं करा देंगे तब तक जारी रहेगा संघर्ष। जी हां, तेजस्वी यादव मंगलवार को जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कमर में दर्द है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था, लेकिन हमने भी डॉक्टर को कहा कि जब तक हम मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा देंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी के पक्ष में अतरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से जिताने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, मंत्री प्रेम कुमार के निशाने पर तेजस्वी यादव, कहा जवान व्यक्ति के कमर में दर्द होना अच्छी बात नहीं। जी हां, बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा। मंगलवार को भभुआ में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान प्रेम कुमार ने कहा कि जवान व्यक्ति के कमर में दर्द होना अच्छी बात नहीं है। तेजस्वी यादव भी बोरियां बिस्तर बांधने वाला है। साथ ही उन्होंने राज्य की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। तो वहीं राम मंदिर को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, डायल 112 पर आई कॉल, इस बार कुशीनगर से फैलाई गई सनसनी। तो वहीं राजस्थान के इस जिले में टूटा 25 साल का पुराना रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 50 के पार। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और एमपी में भी बरस रही आग। जी हां, उत्तर भारत के अधिकांश राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान से लेकर पंजाब तक हर जगह गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल कुछ दिनों में गर्मी से राहत के आसार नहीं है। हालांकि 29 मई से पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से गर्मी में से मामूली राहत मिल सकती है। जी हां दोस्तों, बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको जैसी भी खबर लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।